Hello everyone, good morning to all. So in this video, we are going to talk about goal setting, how to prepare for JEE exam, and at the end, we will discuss some ideas which will work as success key for you, not only for JEE exam, but throughout your life. यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा जब चिड़िया से कैसे बनाई आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। सो इन फर्स्ट पार्ट वी हैव सीन व्हाट इज IIT, अबाउट दक्षिणा फाउंडेशन एंड हु आर यू। In this video, we are going to talk about goal setting first. So, why this? Because until unless we are knowing where we have to reach, we may go somewhere but not to our destination. जब कभी भी हम लोग घर से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, हमारा सबसे पहला पर्पस होता है, हमारा सबसे पहला जो माइंडसेट होता है, हमें जाना कहाँ आना है। किराने की दुकान पे जानी है, मामा के घर जाना है, स्कूल के लिए जाना है या कहीं और। ये जानना कि हमें कहाँ जानी है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये जर्नी स्टार्ट करने का पहला रिक्वायरमेंट है। ऐसे तो कोई भी गाड़ी हो तो उसका जो लाइट है वो बमुश्किल उसको अगला 50 मीटर या 100 मीटर की दूरी तक ही दिखा पाता है कि कैसा सड़क है आगे। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती जाती है वो प्रकाश भी आगे आगे बढ़ता चला जाता है और हमारा रास्ता क्लियर होता जाता है। बट उससे पहले जिस बात की ज़रूरत है वो हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है और किस रास्ते से होकर जाना है। इसलिए भी गोल सेटिंग अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। गोल सेटिंग में करना क्या है? सबसे पहली बात तो ये जाननी है कि आपके सपनों का IIT कौन है, विच इज़ योर ड्रीम IIT। ऐसे तो सपनों के कुछ और कोई लोग हो सकते हैं, बट IIT की जब बात आती है तो विच वन इज़ योर ड्रीम IIT, वेदर इट इज़ IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, कौन सा IIT आप कहाँ जाना चाहोगे, ये आप तय करो, ये आप डिसाइड करो, ये आप इमेजिन करो। जब ये आपका फिक्स हो जाता है तो जो दूसरी जानकारी आपको जमा करनी होती है वो ये होता है कि आप अपनी इंजीनियरिंग किस ब्रांच में परस्यू करना चाहोगे। मतलब जैसे इंटरमीडिएट लेवल पे हमारे पास पढ़ाई का 3 मेजर ऑप्शन अवेलेबल होता है, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्ट्स। आपके कुछ कलीग्स ICOM कर रहे होंगे, ICOM के लिए एडमिशन लेंगे, कुछ कलीग्स आपके IE किए होंगे, IE करेंगे। उसी तरीके से जब इंजीनियरिंग की बात आती है तो वहाँ पे भी हमारे पास स्टडी के लिए ढेर सारे ब्रांच अवेलेबल होते हैं। तो आपको अपनी ये रुचि, अपनी ये जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए कि आपका रुचि किस ब्रांच में है। क्या आप मैकेनिकल ब्रांच पढ़ना चाहोगे? क्या आपका रुचि कंप्यूटर साइंस में है? क्या आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हो? क्या आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आगे बढ़ोगे? क्या आपका रुचि माइनिंग में है? इन बातों के आधार पे आपको ये तय करना होता है कि आपका जो ब्रांच है, आपका जो इंटरेस्ट है वो किस पर्टिकुलर ब्रांच में है। जब ये दो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, विच IIT एंड विच ब्रांच, इन दो चीज़ों पे आधारित दो और छोटी छोटी जानकारी जो बड़े आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी, वो ये है कि उस IIT में ये ब्रांच मिलने के लिए क्या क्या रेंज अवेलेबल है। मतलब IIT JEE एडवांस्ड के एग्ज़ाम में हमारा रैंकिंग ऑल ओवर इंडिया में कहाँ तक रह सकता है, जिसके आधार पे मेरे सपनों का IIT, मेरा पसंदीदा ब्रांच हमको मिल पाएगा। ये हुई पहली बात। और दूसरी चीज़ कि उस रैंक को अचीव करने के लिए प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से पास्ट के जो रैंक वर्सेज स्कोर का डेटा है उसके आधार पे हमें कितना स्कोर चाहिए जिसके मदद से मैं उस IIT के उस ब्रांच तक पहुंच पाऊंगा। और जो आपका रिक्वायर्ड रेंज होगा, जो आपका रिक्वायर्ड रैंक और स्कोर होगा, उसी स्कोर को आप थ्रू आउट 2 ईयर्स अगर मेंटेन करने में सफल रह जाते हो एडवांस पैटर्न एग्जाम में, डेफिनेटली फिर आपको दुनिया का कोई भी इंसान आपके ड्रीम IIT और ड्रीम ब्रांच से पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। गोल सेटिंग का सेकेंड पार्ट ये है, आप ये भी तय करो कि आप ये सब कुछ करना क्यों चाहते हो। बिहाइंड एवरी एक्टिविटी देयर इज सम रीजन। आप IIT क्यों जाना चाहते हो, आप ये ब्रांच की पढ़ाई क्यों करना चाहते हो। अगर ये चीज़ें, आपका रीज़न जितना मजबूत होगा, आप यकीन मानो आपका लक्ष्य के दिशा में, आपका टारगेट के दिशा में आप जो बढ़ते जाओगे वो बड़ी ही सहूलियत होती है। यही रीजंस जो हैं आपके लिए फ्यूल के जैसा वर्क करेंगे।
इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा अगर एग्जाम्पल दे दिया जाए, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें अगर दिन के दोपहर में कह दिया जाए कि 22 गज की दूरी पे 2.5 kg का वजन लेकर के लगातार आपको दौड़ते रहना है, शायद ही कोई राजी होगा। बट जब बात होती है इंडियन क्रिकेट टीम की टेस्ट मैच की, खास करके अगर बात देख लो तो आपको ये समझ में आता है कि हमारे क्रिकेटर्स खास करके जब बैटिंग मोड में होते हैं तो न जाने कितने बार उनको पिच पे इधर उधर रन लेने के लिए दौड़ना पड़ता है। फील्डर्स जो होते हैं उनको ग्राउंड पे न जाने कितना दौड़ते रहना पड़ता है, दोपहर में, धूप के समय, हर तरीके के मौसम में। आखिर क्यों? ऐसे तो सोचा जाएगा काम के तरीके से देखो तो कितना छोटा सा काम है, पिच पे इधर उधर दौड़ते रहना, लेकिन नहीं, उनको ये रीज़न समझ में आता है कि मैं ये जो एक्टिविटी कर रहा हूँ इसके मदद से हमारी टीम जो है, हमारी कंट्री जो है मैचेस जीत रही है, उससे हमारा जो दुनिया में नाम है वो ऊंचा हो रहा है और उसकी मदद से जो फाइनेंशियल एडवांटेजेस हैं वो क्रिकेटर्स को अवेलेबल हो रहे हैं, नेम फेम उनको अचीव हो रहा है। तो ये सब जो स्ट्रॉन्ग रीजन्स हैं ये उनको कंपेल करते हैं, ये उनको फ्यूल करते हैं कि वो लगातार ऐसा करते रह सकें। तो इसी तरीके से दो बातें, पहली तो ये कि कौन सा आईआईटी कौन सा ब्रांच, दूसरा ये कि उस आईआईटी और ब्रांच के लिए क्या रैंक और क्या स्कोर, एंड सेकंड पार्ट इज कि ये सब कुछ आप करना क्यों चाह रहे हो, इसका रीज़न। ये दोनों ही हिस्सा आपके डायरी में बखूबी मेंशन होनी चाहिए। अब चलो बात करते हैं हमें अपनी तैयारी को कैसे आगे बढ़ानी है, तैयारी में किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला बिंदु है प्री रीडिंग। जब भी आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, चाहे फिजिकली जब करने का मौका मिले फ्यूचर में, या फिर अभी जब आप वीडियो लेक्चर अटेंड कर रहे हो, अगर संभव हो पाया तो आप रीडिंग कर लिया करो। उसके बाद सेकेंड एंड यहाँ से मोस्ट क्रूशियल स्टेप्स स्टार्ट हो जाते हैं, वो आपका ये है अटेंडिंग द लेक्चर। थर्ड स्टेप इज बुक्स रीडिंग एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। फोर्थ स्टेप इज रिवीजन पार्ट। फिफ्थ स्टेप इज टेस्ट, अटेंडिंग द टेस्ट, टेस्ट परफॉर्मेंस, टेस्ट एनालिसिस, एंड लास्ट वन इज मेंटेनिंग द मोटिवेशन लेवल। एक एक कर से इस बिंदु की चर्चा करेंगे। प्री रीडिंग, अभी जब आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो तब उतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, बट एक बार जब आप लोकेशन पे आ जाओगे, सेंटर्स पे आ जाओगे, तो उस समय जो आपको बुक्स अवेलेबल कराई जाएंगी, अगर आप उससे थोड़ा सा प्री रीडिंग करके आओगे तो आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। उसमें से सबसे बड़ी फायदा तो ये होती है कि आपके अंदर एक जिज्ञासा जागृत होता है, क्यूरियोसिटी क्रिएट होता है चीज़ों को सीखने के लिए, चीज़ों को जानने के लिए। दूसरा एडवांटेज आपको ये दिखेगा कि आप जो डेफिनेशन घर से पढ़ करके आ रहे हो, उसके बाद जब टीचर उसकी चर्चा करते हैं तो आपको अपने आप को कोरिलेट करने में, अपने आप को कंसंट्रेट कराने में बड़ा ही मदद मिलता है। हालांकि ये पर्टिकुलर स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट कंपल्सरी नहीं है। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं सेकेंड स्टेप की ओर, और वो है टीचर्स का लेक्चर अटेंड करना। यकीन मानो जेई का जितना वास्ट सिलेबस है, जितनी डीप अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है और जितने बुक्स अवेलेबल हैं, इस समुद्र में जो सिलेबस रूपी समुद्र है, इसमें से अपने काम की चीज़ निकाल पाने के लिए टीचर्स का लेक्चर ही एकमात्र सहारा है। भले ही आपको अपने दोस्तों से, सीनियर से ढेर सारे रिकमेंडेशन मिल जाएंगे, ये बुक्स को पढ़नी चाहिए, इसे करनी चाहिए, ऐसे ऐसे करके, बट जब बात लेक्चर अटेंड करने की आती है, जब लेक्चर सीखने की बात आती है, तो यकीन मानो आपके हाथ में जो सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी होता है वो यही है कि आप अपने टीचर्स के लेक्चर को सिंसियरली अटेंड किया करो। अब यहाँ पे अटेंड करने का मतलब केवल फिजिकल प्रेजेंस से नहीं है। यू मस्ट बी प्रेजेंट, यू मस्ट बी अवेलेबल, नॉट ओनली प्रेजेंट। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि आप वहाँ पे उपलब्ध रहो। आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपकी अंतरात्मा, सब के सब उन्हीं लेक्चर्स के सामने स्टक होने चाहिए, वहीं के वहीं उन्हीं के साथ इन्वॉल्व होने चाहिए, ना सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट। फिजिकल प्रेजेंस से बात नहीं बनेगी, आपको पूर्ण समर्पण के साथ उन लेक्चर्स को अटेंड करना पड़ेगा। आपको अपने साथ, अपने टीचर्स के प्रति, अपने टीचर्स के टीचिंग के प्रति आपका जो ट्रस्ट है वो मैक्सिमम होना चाहिए। आपका और आपके टीचर के बीच का रिलेशन आपके पेरेंट्स के इक्वल होना चाहिए। आपके पेरेंट्स, हो सकता है कि दुनिया के दूसरे पेरेंट्स से अन्य चीज़ों में आगे या पीछे हो सकते हैं, हो सकता है कि संपत्ति के मामले में वो दूसरों से कम होंगे, हो सकता है किसी और फील्ड में, क्वालिफिकेशन के मामले में हो सकता है कि दूसरे लोग उनसे आगे होंगे, बट एक चीज़ तो तय है कि जो आपके अपने माता पिता हैं, अगर जब बात केयरिंग की आती है,
जब बात आपके पर्सनल ग्रोथ की आती है तो उसमें आपके पेरेंट्स से ज़्यादा आपका अच्छा चाहने वाला दुनिया में और कोई नहीं हो सकता है। उसी तरीके से जब जेई प्रिपरेशन की बात आती है तो आपके टीचर्स का जो इन्वॉल्वमेंट है, आपके टीचर्स की जो रुचि है आपके प्रति, आपको आगे बढ़ाने के प्रति, यकीन मानो इससे ज़्यादा आपको दुनिया के किसी भी जगह में, कोई भी कोना में आपको और कोई नहीं दिखेगा जो आपके जेई प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए इतना ज़्यादा इच्छुक हो, इतना ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट शो करे। एक और इम्पोर्टेंट बात, आप डाउट्स पूछने के आदी हो, आपके मन में डाउट्स जनरेट होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा ऐसा कहता है कि मुझे सब कुछ क्लियर होता जा रहा है, ये अपने आप में एक डाउटफुल स्टेटमेंट है। आपके अंदर डाउट्स आने ही चाहिए, बट डाउट एक तरीके से पूछा जाएगा। तरीका खास करके ये रहेगा कि जब आप चीज़ों को अपने लेवल पे अच्छे से उसमें माथापच्ची कर लेते हो, जब आपने अपना पूरा एफर्ट डाल दिया उस बात को समझने में, उस क्वेश्चंस को करने में, उन कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंडिंग में, तभी जाकर के आपको जो है सो अपने डाउट को रेज करने चाहिए। कहने का मतलब इतना सा है कि बिफोर आस्किंग डाउट यू मस्ट पुट योर इंटायर एफर्ट फॉर गेटिंग इट डन बाय योर ओन सेल्फ। अब थोड़ी सी बात करते हैं नोट्स मेकिंग एंड बुक रीडिंग के बारे में। ध्यान देना, ये जो नोट्स हैं यही वो मात्र चीज़ हैं जो एग्ज़ाम के आखिरी मोमेंट तक आपके साथ रहते हैं। अभी से लेकर आखिरी तक न जाने आप कितने लेक्चर्स अटेंड करोगे, न जाने आपको कितने बुक से गो थ्रू होना पड़ेगा, हजारों क्वेश्चंस आप करते चले जाओगे, 50 टेस्ट आपको अपीयर होने पड़ेंगे। इन सारे चीज़ के बाद एग्ज़ाम से लास्ट वीक में, एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट तक अगर कोई एक चीज़ जो आपके साथ अवेलेबल रहेगा, वो एक तो अनुभव, आपका एक्सपीरियंस, आपकी मेमोरी, वो चीज़ें तो रहेंगी ही रहेंगी, बट अगर फिजिकल मोड में कोई चीज़ आपके साथ है, आपके साथी बन के खड़ा रहेगा आपके साथ, तो वो आपका नोट्स है। तो इसलिए आप नोट्स मेकिंग पे प्रॉपर ध्यान दिया करो। नोट्स मेकिंग पे आपको प्रॉपर अटेंशन देना होता है। कैसे करना क्या है नोट्स मेकिंग में? इसमें आप उन बातों को मेंशन करोगे जो कि आपके टीचर कहते हैं। जिन बातों को आपको नोट कराने के लिए कहा जा रहा है, डेफिनेटली वो आपके नोट्स में जरूर से जरूर होने चाहिए। इनके एडिशन में कुछ ऐसा ट्रिक्स, कुछ ऐसे लॉजिक्स जो आपको टीचिंग के दौरान फील हो गया, या दोस्तों से डिस्कशन के समय निकल करके आ गया, या किसी बुक को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया, तो उन चीज़ों को भी आप अपने नोट्स में प्रॉपर स्पेस दो, उनको भी अपने नोट्स में ऐड करते चलो। ध्यान रखना, बुक पढ़ते समय एक हम लोगों की हैबिट होती है कि उनमें से हम ढेरों चीज़ यूं ही नोट करते चले जाते हैं। ऐसे जेई प्रिपरेशन में तो खास करके बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने बुक्स पढ़ा और उससे हूबहू चीज़ों को कॉपी करते गए। नहीं, उसकी जगह आप उसका प्रिसाइज समरी, उनमें से उन बातों को जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है और जिन बातों को आप बखूबी समझते जा रहे हो, उनको ही नोट्स में स्पेस देना। अदरवाइज नोट्स बिना मतलब का एक बहुत मोटा सा बड़ा सा बनता चला जाता है। और एक जो सबसे आखिरी बात है बुक्स रीडिंग के एस्पेक्ट में, खास करके जेई प्रिपरेशन के समय हमारे पास ढेर सारे चॉइस अवेलेबल होंगे। ऐसे सिनेरियो में हर एक इंडिविजुअल को यही रिकमेंडेड है कि आप केवल और केवल उन्हीं बुक्स को, उन्हीं नोट्स को, उन्हीं पेजेस से गो थ्रू हुआ करना जो कि आपके टीचर्स आपको रिकमेंड किया करेंगे। अब प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ। ध्यान देना, ये बड़ा ही क्रूशियल और बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रिपरेशन के लिए। क्यों? वो इसलिए भी क्योंकि हम जो पूरा 2 साल की तैयारी करेंगे, इसका जो हमारा एनालिसिस होगा, इसका जो टेस्टिंग होगा, इसका जो जजमेंट होगा, ये केवल और केवल आखिरी के 2 एग्जाम्स जेई मेन और जेई एडवांस के बेसिस पे। जेई मेन में तकरीबन 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसी तरीके से जेई एडवांस्ड में 110-120 के आसपास 75 एंड 110 75 क्वेश्चन इन मेन एंड 110 क्वेश्चन इन एडवांस्ड will be testing our entire preparation of 2 years, which mean कि क्वेश्चन सॉल्विंग ही एकमात्र सहारा है जिसकी मदद से हम अपने प्रिपरेशन को एक्सीड कराते हैं, प्रोसीड कराते हैं। तो इसलिए हर एक इंसान का ये लक्ष्य होना चाहिए कि आप इस 2 साल के अंतराल में जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करते चलो, उतना ही लाभकारी होगा, उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा।
इसी तरीके से एक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेपरेट नोटबुक बना सकते हो। उसमें क्या करना कि कुछ ऐसे वाले क्वेश्चंस जो बड़े ही यूनिक हों, बड़े ही अच्छे से लगे हों, या जिसमें आपको रियलाइज होता है कि इसका लॉजिक बड़ा ही डिफरेंट सा दिखा तुम्हें, उन क्वेश्चंस को भी तुम नोट डाउन करते चल सकते हो। इनिशियल फेज में कंप्लीट क्वेश्चन और सॉल्यूशन लिख सकते हो। बाद के फेज में जब आपके पास टाइम का थोड़ा शॉर्टेज फील हो सकता है तो वैसे केस में आप केवल क्वेश्चन नंबर मतलब इंटायर रेफरेंस लिख लेना, किस बुक का कौन सा क्वेश्चन नंबर है, और उसके साथ ही साथ आप उसका सॉल्यूशन वाला वो स्पेशल ट्रिक जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आपको स्पेशल दिख रहा था, यूनिक दिख रहा था, उन बातों को भी आप नोट करते चलना। तो इस तरीके से एक क्वेश्चंस का सेपरेट नोटबुक भी बनाया जा सकता है। और सबसे जो आखिरी पॉइंट क्वेश्चन प्रैक्टिस के डायरेक्शन में है वो ये है कि आपका जो स्टडी आवर्स होना चाहिए, आपका जो हर एक सब्जेक्ट पे डिवोटेड टाइम होना चाहिए, वो कोर स्टडी के अलावा जो आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो या बाद में क्लासेस करोगे, इसके अलावा आप मिनिमम 2 घंटा रोजाना हर एक सब्जेक्ट को जरूर देते चलो, डे 1 से देते चलो। किसी भी केस में ये इंटरवल 90 मिनट से लोअर नहीं होना चाहिए। 6 आवर्स अ डे इज गुड इनफ फॉर योर स्टडी। इन बैड सिनेरियो, इन एक्सट्रीम केसेस यू मे रिड्यूस इट टू 90 मिनट्स पर सब्जेक्ट बट नॉट लेसर देन दैट। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब थोड़ी सी बात करते हैं रिवीजन के बारे में। रिवीजन आखिर क्यों? रिवीजन इसलिए क्योंकि जो बातें हम आज सीख रहे हैं ये हमसे 2 साल के बाद इसका टेस्ट हमें लिया जाएगा। हमारे एग्जाम में 2 साल के बाद ये पूछे जाएंगे जो हमारा फाइनल एग्जाम होगा। सो इसलिए जो बात आज हम सीख पा रहे हैं ये मेरे मेमोरी में परमानेंट बना रहे, इस बात को एंश्योर कराने के लिए रिवीजन बड़ा ही क्रूशियल स्टेप है। रिवीजन कैसे किया जाए? तो इसके लिए 3 स्टेप्स में आप रिवीजन करो। एक तो सबसे पहला है डेली रिवीजन। डेली रिवीजन में क्या करना है? पूरे दिन में जितनी भी बातें आपने पढ़ी हैं, जो क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस किया है, कम से कम 10% ऑफ योर टाइम सेल्फ स्टडी अगर आप 6 घंटे के लिए कर रहे हो तो उसमें से आप 10% का टाइम जो है निकाल करके और सेपरेटली पूरे दिन के पढ़ाई को रिवाइज करने के लिए डिवोट किया करो। उससे क्या होगा कि आज की बातें जो आज आपने लेक्चर्स में सीखी थी, जो आपने अपने पर्सनल स्टडी से सीखा था, जो बातें आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को करके सीखे थे, वो कलेक्टिवली एक बार आपके माइंड में रिकॉल हो जाएगा। सेकेंड वन इज वीकली रिवीजन और टेस्ट बेस्ड रिवीजन। मतलब अगर आपके टेस्ट 10 से 15 दिन के फ्रीक्वेंसी में हुआ करते हैं तो टेस्ट के पहले जितना भी पोर्शन आने वाला है टेस्ट में उसका प्रॉपर रिवीजन करना चाहिए। और अगर टेस्ट की फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा रह रही है, ज़्यादा दिन के बाद आपका टेस्ट शेड्यूल्ड है, तो वैसे केस में हर वीकेंड को आप पूरे सप्ताह जो आपने पढ़ाई किए थे, पूरे 6 दिन तक जो आप पढ़ करके रखे हो, उसको आप एक बार प्रॉपरली रिवाइज कर लिया करना। और इसके साथ एक है आपका फाइनल रिवीजन। फाइनल रिवीजन नॉर्मली जो है 11-12 का इंटायर सिलेबस आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इस इंटरवल में बड़े अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद जो हमारा मेंस और एडवांस्ड का एग्जाम है, मेंस का जो सेकंड अटेम्प्ट है यूजुअली अप्रैल में शेड्यूल रहता है और मई में आपका एडवांस्ड का एग्जाम होता है। तो जब आप दोनों गैप को कैलकुलेट करोगे तो आपको ये समझ में आता है कि आपके पास बड़े अच्छे से 6 महीने का टाइम अवेलेबल होता है फाइनल रिवीजन के पर्पज से। बट इस रिवीजन में मैक्सिमम लेने के लिए, इस रिवीजन का मैक्सिमम आउटपुट गेन करने के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है वो ये होता है कि इस पूरे 2 साल के टेन्योर में, पूरे 1.5 ईयर्स के टेन्योर में आपको जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं, जो कंसेप्ट आपको सिखाया गया है, जितने क्वेश्चंस आपसे बोले गए थे प्रैक्टिस करने के लिए, आपने टाइम टू टाइम करते गए कि नहीं। अदरवाइज कई एक बार ऐसा हो जाता है कि रनिंग सिलेबस रनिंग मोड में जब होता है तो उस टाइम पे हम अपने चीज़ों को बखूबी नहीं कर पाते हैं और यह सोचते हुए कि मैं आखिरी मोमेंट पे इन चीज़ों को कवर करूंगा, हम ढेर सारी चीज़ें लास्ट मोमेंट के लिए बचा करके रख लेते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो, चाहे कंसेप्ट सीखना हो, ये सब कुछ। और एज ए रिजल्टेंट कि जब रिविजन का इंटरवल आता है जिसमें कि कोर हमें रिविजन पे ही फोकस्ड होना चाहिए, उस टाइम पे पता चलता है कि हम अपने पुराने लैगिंग्स को कवर करने में लगे हुए हैं। सो इस बात को अवॉइड करके ही आप रिवीजन इंटरवल का बेस्ट एडवांटेज ले पाओगे। और उसके लिए जरूरी यही है कि शुरुआती दौर से ही अगर आपका कोई भी एक चीज एक दिन का अगर लैगिंग है तो आप पूरा प्रयास करो कि उसको दूसरे दिन में खत्म हो जाए। अगर एक वीक का लैगिंग है तो पूरा कोशिश करो कि सेकेंड वीक तक उसको कवर कर लिया जाए। एक महीने का अगर लैगिंग है तो उसको सेकेंड मंथ जाते जाते उसको कवर कर लेना है। लास्ट तक कभी भी उसको पुश मत करो, अपने आप को पुश करने का प्रयास करो। बट फाइनल रिवीजन के इंटरवल को रिवीजन के लिए बचा के रखोगे, आपको समझ में आएगा कितना एडवांटेज मिल रहा है।
जब दोस्त आपके पुराने चीज़ों को कवर करेंगे, आप जो है चीज़ों को रिवाइज करोगे और नए नए क्वेश्चन सीखोगे और आपको बहुत फ़ायदा मिलता है उससे। अब बात आते हैं टेस्ट पे। टेस्ट एक ऐसा रियलिटी जो हम में से कोई भी इंसान शायद ही खुशी खुशी देना चाहता है, बट साथ ही साथ एक ऐसी हकीकत जो सबको देना ही पड़ता है। यही वो टेस्ट है, यही वो एग्ज़ाम है जिसके ग्राउंड पे कि हमारा सिलेक्शन होता है। तो इस वजह से उसका रेगुलर प्रैक्टिस अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। टेस्ट प्रैक्टिस के समय हम क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? सबसे पहली बात जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जेईई के एग्ज़ाम में हमें ध्यान देना होगा, उसमें से ये है कि हमारे लिए स्पीड तो इम्पोर्टेंट है, बट स्पीड से कहीं ज़्यादा एक्यूरेसी इम्पोर्टेंट है। मतलब हमारा ध्यान इस बात पे जरूर होना चाहिए कि हर एक क्वेश्चन को हमको जल्दी जल्दी में करना है, बट उससे ज़्यादा ध्यान हमें इस बात पे देना है कि मैं जो भी क्वेश्चन कर रहा हूँ वो सही सही कर रहा हूँ। बिकॉज ये सारे एग्जाम्स में निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन होता है एज ए रिजल्टेंट कि भले ही फास्ट मैनर में 2 मिनट की जगह हमने 1 मिनट में ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बट अगर उसमें हमें निगेटिव मार्क मिल जाता है तो इसका मतलब है कि टाइम तो बर्बाद हुआ ही हुआ, साथ ही साथ हमने अपना स्कोर का भी नुकसान करा लिया। सो ऑलवेज रिमेंबर, speed is important but accuracy is more important than that. Second one is practice to focus on one question at a time, which mean many a time what happen that we are thinking, let's say test paper is in my hand, I tried for first question, I was unable to solve it, second question again missed it, third question again didn't get the answer. Now when I am attempting the fourth question, then the general mindset will be I will have little bit negative impression that wow, what will happen in this exam, I have not done first 3 questions also. But no, what you have to do is you have to focus only on particular question that you are doing at that particular moment, because in opposite case also happen many a time that student was able to solve question number 1, he get the answer for second, he was okay with third. As a result, he is very much motivated, and as a resultant, the fourth question he tried with same temperament, same attitude, but coincidentally, question number 4 was the toughest of the entire paper. As a result, he devoted too much time in that for getting the answer, but unfortunately, he missed that. So that you have to take care, one question at a time. Second aspect is you have to be IITian, not Einstein. कहने का मतलब यह है एग्जाम के इंटरवल में कोई भी इंडिविजुअल किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जरूरत से ज़्यादा समय नहीं देगा। एवरेज टाइम 2.4 मिनट मेन वाले एग्जाम्स में आपके पास अवेलेबल है, एडवांस्ड के एग्जाम में 3 मिनट या 3.2 मिनट के आसपास पर क्वेश्चन का होता है। सो आप उसी प्रोपोर्शन से जो है टेस्ट इंटरवल में क्वेश्चंस के लिए टाइम निकाला करो कि इसी के आसपास, अगर 2 मिनट मेरे पास एवरेज समय है, 2.5 मिनट का टाइम है, तो आप मैक्सिमम 3 मिनट डिवोट कर सकते हो, 4 मिनट डिवोट कर सकते हो। बट कोई भी क्वेश्चन अगर उससे ज़्यादा टाइमिंग ले रहा है, इसका मतलब ही है कि आपको उससे वहीं पे क्विट करके और नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्रोसीड करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमने जिस पर्टिकुलर चैप्टर को बड़े अच्छे से करके गया था, हो सकता है कि उसी का क्वेश्चन स्टक हो गया। नो, यू डोंट हैव टू बी अटैच्ड विथ एनी पर्टिकुलर चैप्टर, बिकॉज योर मेन फोकस इज गेटिंग मैक्सिमम आउट ऑफ दैट टेस्ट, नॉट टू सॉल्व एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर ओनली। सो बी अलर्ट इन दिस एस्पेक्ट, एंड इक्वली इंपॉर्टेंट इज मेक द हैबिट टू फाइट टिल लास्ट मोमेंट ऑफ द एग्जाम। अगर 3 घंटे का पेपर है, आप पूरा 180वां मिनट तक का पूरा समय पूरे टेस्ट पेपर पे अटेम्प्ट करने के लिए लगाओ। भले ही आपने 90% क्वेश्चंस भी क्यों ना सॉल्व कर लिए हों, भले ही आपने 60% ही क्वेश्चन क्यों ना कर पाए हों, बट फिर भी आपका एक ही फोकस होना चाहिए कि आखिरी मिनट तक मुझे टेस्ट पेपर पे ही डिवोट होना है। कभी भी आइडल बैठने की जरूरत नहीं है, कभी भी आपको रुकने की जरूरत नहीं है। टेस्ट की जब बात हो गई तो अब थोड़ा आते हैं टेस्ट एनालिसिस के डायरेक्शन में। टेस्ट एनालिसिस में हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? जितना टाइम आपका टेस्ट इंटरवल का रहा है, उतना ही के इक्वल टाइम आपको टेस्ट एनालिसिस पे डिवोट करनी चाहिए। 3 टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे आपके साथ। एक तो वैसे वाले क्वेश्चन जिसको आपने सॉल्व किया और आपके आंसर करेक्ट रहे, आपका स्कोर पॉजिटिव मिला। दूसरे वैसे वाले क्वेश्चंस जिसको आपने सॉल्व किया बट आपके आंसर सही नहीं निकल पाए। और तीसरे वैसे वाले क्वेश्चंस जिसका कि आपने सॉल्व ही नहीं कर पाए। सबसे पहले हर वो क्वेश्चन जो आपने सॉल्व नहीं कर पाया था, एक बार आप दोबारा से एग्जाम के बाद उसको अपने से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं हो पाता है, सॉल्यूशन से गो थ्रू।
दूसरा वैसे क्वेश्चंस जिसमें आपके निगेटिव हो गए, जो आपके गलत हो गए, जो आप एग्जाम में करके आए हैं बट आपका आंसर मैच नहीं किया, उन क्वेश्चंस के लिए आप बड़े अच्छे से ये ध्यान दो कि आपका मिस्टेक कहाँ पे हुआ है। और बेटर होगा कि एक आप सेपरेट डायरी या सेपरेट नोटबुक अपने साथ रख लो, अपने टेस्ट के इन सिली मिस्टेक्स को, अपने टेस्ट के इन एरर्स को नोट डाउन करते जाने के लिए, इस पर्टिकुलर टेस्ट में हमसे ऐसी मिस्टेक हुई थी और नेक्स्ट टाइम मुझे इस पर्टिकुलर मिस्टेक को कभी भी रिपीट नहीं करना है। अब बात आती है उन क्वेश्चंस के लिए जिसको कि आपने एग्जाम इंटरवल में सॉल्व भी किया था और वो आपके सही भी हो गए थे। अगर आपका सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन दिया जा रहा है, सॉल्यूशन की हार्ड कॉपी आपके पास अवेलेबल है या टीचर उस क्वेश्चन टेस्ट पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, तो भी आपको उस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन से गो थ्रू होना चाहिए। वो इस वजह से क्योंकि आप उसमें ये जान पाओगे कि क्या जिस तरीके से हमने सॉल्व किया, इसके अलावा भी कोई दूसरा मेथड है, इसके अलावा भी कोई दूसरा डायरेक्शन है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोच पाने के लिए। तो ये बातें आपको उस तरीके से सीखने को मिलती है। सो तीनों ही टाइप के क्वेश्चन, चाहे वो आपने सॉल्व करके गलत किए हों, चाहे वो आपने सॉल्व करके सही किए हों, या चाहे आपने उस क्वेश्चन को छोड़ दिए हों, एग्जाम के बाद एक बार दोबारा आपको जरूर देखनी चाहिए। थोड़ा सा बात करते हैं रिजल्ट के एस्पेक्ट में। जब आपको रिजल्ट अवेलेबल होगा तो उस रिजल्ट को आपको एनालाइज करने के लिए 3 एंगल से देखना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग उसको स्कोर के एंगल से देख पाते हैं, रैंक के एंगल से देख पाते हैं, बट एक जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है और वो है हमारा एफर्ट। एफर्ट मतलब क्या? एफर्ट का मतलब ये होता है कि जब पिछली बार टेस्ट हुई थी उसमें आपने जैसा परफॉर्म किया था, उसके बाद आपके मन में कुछ डिटर्मिनेशन क्रिएट हुआ था कि मैं नेक्स्ट वाले टेस्ट में इन चीज़ों का चेंजेस लाऊंगा, अपने स्टडी शेड्यूल को ऐसे अपग्रेड करूंगा, अपने लर्निंग एस्पेक्ट को ऐसे ऐसे मॉडिफाई करूंगा, क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स को यहाँ डेवलप करूंगा। सबसे पहला पैरामीटर अगर आपका टेस्ट एनालिसिस का बनता है तो वो आपका यही है कि क्या आपका एफर्ट जो आपने प्लान किए थे उन एफर्ट्स को आपने ऐड कर पाया। अगर आंसर हाँ है तो इसका मतलब है कि 1/3 आपने एग्जाम को बिना एग्जाम दिए ही आप सक्सेसफुली उसको एक्सेल किए हो, उस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ गए हो। ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे हम तो फिर क्या होगा कि इस टेस्ट के एनालिसिस के बाद दोबारा से उन्हीं डिटर्मिनेशंस को, उन्हीं थॉट्स को, उन्हीं आइडियाज़ को मैं इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा और वो एक रिकरिंग प्रोसेस होता चला जाएगा, रिपीट होता चला जाएगा, हमारे लाइफ में ऐड नहीं हो पाएगा। सो फर्स्ट एस्पेक्ट इज एनालाइज योर एफर्ट एस्पेक्ट। सेकेंड वन इज स्कोर की बात आती है। स्कोर में नॉर्मली क्या हो जाता है, हम जब 3, 4, 5 टेस्ट देने लग जाते हैं तो उसके बाद ध्यान देना यहाँ पे जेई मेंस और जेई एडवांस्ड के जो आपके परफॉर्मेंस रहेंगे ये बोर्ड एग्जाम से अलग होते हैं। मतलब बोर्ड एग्जाम में जैसे हमारा टारगेट होता है 90%, 95% ऐसा अचीव करने के लिए, मेंस ऑफ एडवांस्ड जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इनमें जो टाइम बेस्ड ये एग्जाम्स होते हैं और इस वजह से इसका जो स्कोरिंग पैटर्न है वो सीबीएसई एग्जाम से काफ़ी डिफर करता है। इसमें अगर जेई एडवांस्ड में कोई लड़का 60% तक भी स्कोर ले आता है तो वो ऑल इंडिया रैंकिंग अंडर 1000 आ जाता है। अगर कोई बच्चा 35% से ज़्यादा ले आता है तो वो एडवांस्ड क्वालिफाई कर जाता है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस टाइप का टफनेस होता होगा, कैसी मार्किंग होती होगी। सो अब बात हो रही थी टेस्ट और टेस्ट स्कोर के बारे में। तो कई एक बार क्या हो जाता है कि हमारा एक टेस्ट परफॉर्मेंस जैसा हुआ उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमको नेक्स्ट में इतना बढ़िया परफॉर्म करना है। हाँ, ऐसा टारगेट जब भी बनाना उस समय ये जरूर ध्यान रखना कि पिछले 3 टेस्ट का मेरा एवरेज परफॉर्मेंस क्या था, उसमें आप 10% की इंक्रीमेंट डालो। ठीक है, हर बार ऐसा हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोग अचानक से उसको 1.5 टाइम्स करने लगते हैं, 2 टाइम्स सोचने लगते हैं। इसकी जगह आप एक बार में अपने टारगेट लेवल को एक स्टेप ही आगे बढ़ाया करो, 10% एडिशनल इन एडिशन टू योर एवरेज ऑफ प्रीवियस 3 टेस्ट स्कोर। लास्ट वन इज रैंक का एस्पेक्ट। रैंक भी बड़ा क्रूशियल पार्ट है। हम जिन लोगों के बीच पढ़ रहे हैं, हम जिन 265 स्टूडेंट्स के बीच हमारा रैंकिंग अवेलेबल होगा हमारे लिए 377 के बीच। सो आउट ऑफ देम मेरी पोजीशनिंग क्या है। हाँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, बट इसमें एक जो समझने वाली बात है कि मैं अपने एंगल से 101% भी डिवोशन क्यों न दिखा लूँ, बट दूसरे बच्चे को अपने से ज़्यादा टाइम डिवोट करने के लिए, अपने से ज़्यादा एफर्ट डालने से हम नहीं रोक सकते हैं। सो इसलिए रैंक जो एक रिलेटिव परफॉर्मेंस का पैरामीटर है उसको हमें उतना ही ट्रीट करना है। उसे हार और जीत से कोरिलेट करने की जगह एक खिलाड़ी भावना अपनाना अपने अंदर,
एक खिलाड़ी एक मैच हारता या जीतता है, फिर नेक्स्ट मैच के लिए वो तैयार हो जाता है। आप भी कोशिश करो, एक टेस्ट दिया हमने प्लेयर के जैसा, मैं उसमें अच्छा करूं या अच्छा ना कर पाऊं, नेक्स्ट मैच के लिए मैं फिर से रेडी हो जाया करूं। ये कुछ बातें थी आपकी प्रिपरेशन डायरेक्शन में। अब थोड़ी सी बात करते हैं परमानेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि ये जर्नी बड़ी लंबी है। 2 साल का जो प्रिपरेशन का जर्नी है और काफ़ी रिगरस है, बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट डालना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में क्या ये संभव है कि मैं अपने डे 1 के मोटिवेशन लेवल को मेंटेन कर पाऊँ? क्या ये संभव है कि इनिशियल फेज में मेरे अंदर जैसा उल्लास था, मेरे अंदर जैसी इच्छा थी अपने टारगेट की ओर बढ़ने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए, क्या मैं आखिरी दिन तक अपने अंदर की उसी इच्छा शक्ति को वैसे ही मेंटेन कर पा रहा हूँ? इट्स अ बिग टफ, बट द थिंग इज हाउ टू मेंटेन इट, हाउ टू इंक्रीज इट। सो द आंसर इज मेमोरी ऑफ द मोमेंट। 3 टाइप की आपकी मेमोरी हैं, 3 टाइप की डिफरेंट मोमेंट से रिलेटेड। आप उन तीनों मोमेंट्स को याद रखना। सबसे पहला मोमेंट, दक्षिणा का रिजल्ट। जब आपको रिजल्ट की जानकारी मिली, आपके अंदर कैसी उत्सुकता थी, आपके अंदर कैसी खुशी थी, आपके अंदर कैसा इमोशन जनरेट हुआ था। उन मोमेंट्स को, उस क्षण को, जब कभी भी तुम निराश होना, जब कभी भी तुम डाउन फील करना, उस मोमेंट को याद करना। तुम देखोगे कि अपने आप से तेरे अंदर से ही एक ऊर्जा संचारित हो रही है, जो बीज तेरे अंदर थोड़ा झुलस सा रहा था, उसमें फिर से अंकुरन पैदा कर देगी। दूसरी, डे 1 ऑफ योर प्रिपरेशन। जिस दिन से 15 जून के आसपास हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ है, जो फर्स्ट डे में आपके अंदर उत्सुकता था चीज़ों को सीखने के लिए, जितने आप लालायित थे, क्या आपके अंदर का वो जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, वो लालायकपन अभी भी मेंटेन है? अगर नहीं है तो उसको रिकॉल किया करो और कोशिश रखो कि हमारे अंदर का बच्चा उसी तरीके से जीवित रहे जैसा डे 1 के दिन, सीखने के दिन हमारे भाव थे। और तीसरी चीज़, फर्स्ट टेस्ट के लिए, अभी तो आपके टेस्ट शेड्यूल नहीं हुए हैं, जब भी आपका ग्रुप टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, आप देखना एक अजीब सा उत्साह होगा आपके मन में कि मुझे उस टेस्ट में एक्सेल करना है। सो उस मोमेंट को भी आप अपने साथ जोड़ करके रखना, आखिरी समय तक, 2 साल तक मेंटेन करके रखना कि हाँ, मुझे पहले टेस्ट के पहले दिन ऐसा फील हुआ था, मैं उसी फीलिंग्स को लाइफ लॉन्ग अपने साथ कैरी करता हूँ। ध्यान रखना, ये तीनों ही चीज़ें आपके लिए, आपके मोटिवेशन को मेंटेन कराने के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगी। अब 2 छोटा छोटा बट बड़ा ही गहरा शब्द है और यही आपके लिए मूल मंत्र है आपके सफलता के लिए, और वो है श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा क्या चीज? अटूट विश्वास सिस्टम के प्रति, अटल विश्वास सिस्टम के प्रति। आपका जो दक्षिणा का सिस्टम है, जिसमें मेजर 2-3 एस्पेक्ट हैं, एक टीचर्स एंड टीचिंग फैकल्टी, दूसरा स्टडी मटेरियल, तीसरा टेस्ट सीरीज, एंड ऑब्वियसली गाइडेंस एंड मोटिवेशन एंड ऑल दोज फैक्टर्स। सो आपका जो पूरा का पूरा सिस्टम है, दक्षिणा का जो पूरा सिस्टम है, अगर इसके प्रति आपकी श्रद्धा हूबहू वैसी ही बनी रही जैसा आने के पहले, आते समय, या सीनियर्स क्वालिफाइड लोगों से सुनने पे आपकी श्रद्धा जैसी बनती है, अगर इस सिस्टम के प्रति आपका श्रद्धा वैसा ही मेंटेन रहा, आप देखते चलना किस तरीके से आप इसमें से मैक्सिमम ले पाओगे। एक बड़ी छोटी सी पुरानी कहानी है। एकलव्य को गुरु द्रोण जो है शिक्षा देने से मना कर दिए थे। उन्होंने एक मिट्टी का गुरु तैयार किया और उससे ही अपनी शिक्षा ग्रहण करते रह गए। ये क्या था? उस मिट्टी के गुरु में उनकी श्रद्धा जो है, उन्होंने अपनी श्रद्धा को उसमें डिवोट किया था और रिजल्टेंट है कि मिट्टी के गुरु से भी वो उतना ज़्यादा सीख लिए थे। उसी के अपोजिट दुर्योधन के पास परमानेंट भीष्म पितामह जैसे व्यक्तित्व थे, बट उसके बावजूद चूंकि दुर्योधन की श्रद्धा उनके प्रति विकसित ना हो पाई, एज ए रिजल्ट कि वो वैसा का वैसा ही बुरा का बुरा बना रह गया। सो फर्स्ट थिंग इज सिस्टम के प्रति श्रद्धा। सेकेंड थिंग इज विश्वास। किसमें? अपने आप में। क्यों? क्योंकि हमने पार्ट 1 में कहा था आप 4300 में से एक हो, यू आर 1 out of 4300, एंड नॉट ओनली दैट, मोर देन दैट, you have immense potential
you have all those capabilities within you which are required to reach a person to IIT. The only thing is you have to develop that faith, you have to maintain that faith. श्रद्धा और विश्वास से केवल काम चलने वाला नहीं है, इसके साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा और बराबर का रिक्वायर्ड चीज़ है वो है कड़ी मेहनत। हार्ड वर्क बिट्स टैलेंट। आप कितने भी टैलेंटेड हो, अगर कोई दूसरा दोस्त लगातार उसी तरीके का मेहनत कर रहा है तो आप देख लेना वो एक दिन आपसे आगे भी जा सकता है। नवोदय टाइम में या इस टाइप के तैयारी के समय ये बड़ा ही कॉमन स्टेटमेंट होता है कि वो लड़का बिना पढ़ाई किए इतना बढ़िया परफॉर्म कर लेता है, पढ़ाई करेगा तो न जाने क्या होगा। ध्यान रखना, इन टाइप की भ्रांति पूरक विचारों से आप अपने आप को अवॉइड कर लेना। अगर कोई दोस्त आपको ये कहे कि भाई तुम बहुत मेहनत करके क्लास में 10वें रैंक तक ही क्यों पहुंच पाते हो, आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए अगर आपसे कोई ये कहे कि अरे यार तुम तो बिना पढ़े 5वें रैंक तक पहुंच जाते हो। नहीं, आपका टारगेट बिना पढ़े अच्छा करने का नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा आप रिगरस प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है। एग्ज़ाम का कॉम्पिटिशन लेवल इस टाइप का है, 1 out of 100 will only get the chance. Only 13,000 from all over India are going to be the part of IIT through JEE Advanced. So इतने कॉम्पिटिटिव माहौल में अगर आपको अपने आप को बनाए रखना है तो उसका एक और एकमात्र तरीका है सिस्टम के प्रति श्रद्धा, अपने प्रति विश्वास और लगातार कड़ी मेहनत। सो होप कि ये बातें आपको बहुत सारा इंसाइट दिया होगा। अब जो चीज़ें आपने सुन ली है, जो चीज़ें आपने सीखी हैं, जो बातें आपने जानी हैं, इनको इम्प्लीमेंट करने की बारी है। और आप ऐसा इम्प्लीमेंट करो कि जो हमने जेई मेन के एस्पेक्ट में दक्षिणा का रिजल्ट बताया था 95% से ज़्यादा, 99% से ज़्यादा, वैसा ही रिजल्ट आपके बैच से जेई एडवांस्ड में निकल करके आए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि वो क्यों 99 पे भी रुके, बल्कि 100 को भी अचीव करे। अगर ऑल इंडिया रैंक के टॉपर्स की बात करी जाए, हमने देखा 777 रैंक देखा, 63 रैंक देखा, 87 रैंक देखा। भगवान करे आप में से कुछ लोग इन सारे रैंकिंग्स में से आगे या पीछे के एक डिजिट को डिलीट करने में सफल हो। भगवान से ऐसी ही प्रार्थना, इन्हीं आशा और विश्वास के साथ, जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान ही में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, तो धार क्या मझधार क्या। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फ्रॉम टीम दक्षिणा ऑन बिहाफ ऑफ कमांडर सर, कर्नल सर, मोहनीश सर, शर्मिला मैम and all teaching fraternity. Thank you, all the best.